नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त उत्तराखंड की खास खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अत्यंत दुखद है और पीड़ादायक है। उन्होंने शोकाकुल परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस दुख की घड़ी में उत्तराखंड सरकार मृतकों के परिवारों के साथ खड़ी है और उनकी पीड़ा में भागीदार है। तो वहीं गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI-171 के भीषण विमान हादसे में जान गंवाने वाले 242 यात्रियों को हरिद्वार के सर्वानंद घाट पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मां गंगा की प्रार्थना की गई और मां गंगा से इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवारजनों को शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की गई। इस दौरान मौन रखकर शोक जताया गया और गंगा में पुष्पों को गंगा में प्रभावित किया गया। आज पूरे भारत में एक शोक की घड़ी है और बेहद दुखी हैं सभी लोग जो भारत में निवास करते हैं। ये उत्तराखंड देवभूमि, पवित्र भूमि माँ गंगा जी का प्रांगण है। मोक्षदायिनी श्री गंगा जी है। हमने सबने प्रार्थना की है जो कल वीर शहीद को प्राप्त हुए हैं उन मनुष्य के मंगल कामना के लिए अपने चरणों में स्थान दें और बैकुंठ में स्थान प्राप्त हो और उन परिवारों को इस दुख की घड़ी में दुख सहने की शक्ति प्रदान करें माँ गंगा जी। ये हमने प्रार्थना की है और भारत सरकार से हम एक निवेदन करते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। ये कुछ इशारा दूर दृष्टि को देख रहा है कि कोई और वजह तो ना हो। ये जांच का विषय है लेकिन गंभीरता से ये जांच होनी चाहिए। एक प्लेन की और न्यूज आई है कि 3 घंटे वो उड़ान भरी थी उसने बंबई से, फिर उसे रिटर्न आना पड़ा। वो क्या संदेह है? ये संदेह साफ होने चाहिए क्योंकि भारत का भारतीय नागरिक सहमा हुआ है। क्या हो जाए ये तो परमात्मा की लीला है। परमात्मा से निवेदन करते हैं सब पर अपना आशीष बना के रखें। यही मंगल कामना के साथ हमने श्री गंगा जी से, मोक्षदायिनी श्री गंगा जी से प्रार्थना की है कि उनके परिवारों को दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान करें और बैकुंठ में जो हमारे वीर गति को प्राप्त हुए उनको स्थान मिले। ओम शांति शांति शांति। नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरवंद्य दिव्य रूपम मुक्तिम च ददासि नित्यम भावानुसारेण सदा नारायणम। माँ गंगा जी सभी को मोक्ष देती है। मोक्षदायिनी माँ गंगा है और राजा सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए इस धरा पर माँ गंगा जी का आगमन हुआ है। और जैसे कि आप देखते हो किस प्रकार से जो है प्लेन हादसे में जो है 200 से अधिक जो है 241 लोगों का जो है अकस्मात निधन हुआ है। तो यहाँ पर महानगर व्यापार मंडल हरिद्वार, हमारे सेठी साहब हो गए, हमारे श्री अखंड परशुराम अखाड़ा पंडित राष्ट्र अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक जी हो गए और अनेकों संस्थाएं से जो है पदाधिकारियों ने यहाँ पर हरिद्वार हर की पौड़ी माँ गंगा जी के चरणों में प्रार्थना की। नमा पितृभ्यश्च महायोग्य भेवच नमः स्वाय सुधाय नित्यमेव नमो नमः। अनादि निधनम देव शंख चक्र गदाधर अभ्य पुंडरी काक्ष पितृ मोक्ष वर्धो भव। माँ गंगा जितनी भी दिवंगत आत्माएं हैं सबको जो है मोक्ष दे, वैकुंठ में स्थान दे और जो परिवार हैं उन परिवारों को जो है दुख और कष्ट सहने की शक्ति मिले और आगे भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो। तो वहीं उत्तराखंड में आज मौसम ने करवट बदली है। पहाड़ से मैदान तक देर रात बारिश हुई। इस बारिश से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई, जिससे कई दिनों से पड़ रही गर्मी से लोगों को राहत मिली। वहीं उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में आज फिर भारी बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर जिले और कुछ इलाकों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है, जबकि चंपावत और पिथौरागढ़ जिले के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं हरिद्वार की बात करें, उधम सिंह नगर की बात करें, यहाँ के कुछ इलाकों में तेज दौर की बारिश और तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अन्य जिलों में भी हल्की बारिश के आसार हैं।
आने वाले दिनों की बात करें तो 18 जून तक प्रदेश में हल्की बारिश की संभावना है। मैं हरिद्वार के लक्सर के हुसैनपुर गांव के पास आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। 2 महिलाएं घायल हो गईं। घटना उस समय हुई जब खेत में गन्ने की निराई गुड़ाई का काम कर रही 3 महिलाएं बारिश से बचने के लिए आम के पेड़ के नीचे जा खड़ी हुईं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भोली पेड़ के एक ओर जबकि आसबती और बालेश दूसरी ओर खड़ी थीं, तभी तेज चमक के साथ बिजली सीधे भोली पर गिर गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आसबती और बालेश घबरा गईं और शोर मचाना शुरू कर दिया। वहीं बिजली गिरने से आसबती और बालेश भी घायल हो गईं। महिला की मौत की सूचना मिलते ही लक्सर तहसील प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से महिला का पंचनामा भरकर घटना की जांच शुरू की है। क्षेत्र में आसमानी बिजली की चपेट में आने से जैनपुर गांव में एक युवक की भी मौत हुई है। खेत में आई थी काम के लिए, ये भोली वाइफ ऑफ पवन, आसमानी बिजली गिरने से इनकी मौत होगी यहीं पर ही। जो 2 महिला थी वे थोड़ा गंभीर रूप से घायल है या जैसे भी है, उन्हें होश नहीं है, उन्हें अस्पताल भेज दिया यहाँ से और ये यहाँ पे बिल्कुल मृत पड़ी है। सर इसकी सूचना हमने एसडीएम साहब को दी, तहसीलदार साहब को दी और पटवारी साहब को भी दे दिया। मौके पर पहुँच रहे हैं उनकी टीम। वहीं देहरादून का नगर निगम हाउस टैक्स न देने वाले लोगों के खिलाफ एक बार फिर कार्रवाई करने की तैयारी में है। वहीं इस विषय पर बात करते हुए नगर निगम के उपनगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल ने कहा, जो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं उनके खिलाफ नगर निगम द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक विगत वर्ष में 60 करोड़ का हाउस टैक्स नगर निगम ने वसूला है और वर्तमान में नगर निगम के द्वारा 100 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। 100 से अधिक कमर्शियल प्रॉपर्टी का चिन्हीकरण कर लिया गया है और उनके खिलाफ नगर निगम जल्द कार्रवाई करेगा। देहरादून के अंतर्गत अभी तक जो हाउस टैक्स वसूला जा रहा था वो लगभग जो विगत वर्ष का आंकड़ा है 60 करोड़ के लगभग वसूल किया गया है। वर्तमान में 100 करोड़ का लक्ष्य नगर निगम की ओर से रखा गया है और जैसा कि फील्ड सर्वे के माध्यम से जानकारी में आया है कि बहुत सारे लोगों के द्वारा जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ है उसमें टैक्स नहीं दिया जा रहा है। ऐसे 100 से अधिक प्रॉपर्टियों का चिन्हीकरण करते हुए उन व्यक्तियों को नोटिस इशू किया गया है और आगे भी बहुत सारे लोगों को नोटिस दिया जाएगा। नोटिस के उपरांत इसमें जो वारंट जारी करना, कुर्की कार्रवाई जो विधिक प्रावधान है उसके अंदर भी कार्रवाई की जाएगी और जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें 100% टैक्स वसूलने की कार्रवाई की जाएगी। जो लोग बचना चाहते हैं टैक्स से, चोरी करना चाहते हैं, उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगी सर? आप देखिए, नगर निगम में टैक्स लेने का जो यहाँ पे जो प्रक्रिया है उसमें सेल्फ असेसमेंट के माध्यम से यहाँ पे हमें फॉर्म मिलता है, उसके आधार पर ही हम दर्ज करते हैं। लेकिन कई लोगों के द्वारा उसमें अगर कोई तथ्य छुपाए जाते हैं तो उसकी भी जांच की जाएगी और उसमें एक्ट में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति टैक्स में कोई तथ्य छुपा रहा है तो 4 गुना तक भी उसमें जुर्माने के रूप में जो टैक्स है प्लस उसका 4 गुना तक भी जुर्माना वसूलने का प्रावधान है। तो लगातार हमारी टैक्स की जो टीम है इसमें काम कर रही है और जो हमारा लक्ष्य है 100 करोड़ पार करने का उस पर लगातार। वहीं जिले के कई स्कूलों में पीएम पोषण योजना के तहत एक्सपायरी डेट का सप्लीमेंट सप्लाई करने का मामला सामने आया। इस सप्लीमेंट को कई स्कूल द्वारा बच्चों को पिलाने का भी बात सामने आ चुकी है। प्राथमिक शिक्षक संघ ने इस मामले की जांच कराने के साथ ही एक्सपायरी सामान स्कूल तक पहुंचाने वाले संकुल समन्वयकों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने इस खबर का पूर्ण रूप से खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि विद्यालयों को पहले से ही निर्देश दिया गया है कि वह एक्सपायर डेट के सप्लीमेंट को नष्ट कर दें, जिसके तहत कार्रवाई की गई है। लेकिन फिर भी इस तरह की घटना के तहत स्कूलों से डाटा मंगाया जा रहा है। वहीं सप्लीमेंट को स्कूलों तक पहुंचाने वाले एनजीओ को भी यहां हिदायत दी गई है कि कृपया 1 महीना पूर्व की तारीख के साथ सप्लीमेंट भेजें। हर महीने का सप्लीमेंट एक निजी एनजीओ द्वारा सभी को सप्लाई किया जाता है, लेकिन इसके साथ सरकार के पास
कोई आंकड़ा नहीं है कि कितना सप्लीमेंट उनके पास आ रहा है और कितना बर्बाद होता जा रहा है। दरअसल सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ ही बच्चों को अतिरिक्त पोषण के लिए अंडे, फल, मेवे और दूध भी एक सप्ताह में एक दिन दिया जाता है। दूध में मिलाकर पिलाने के लिए स्कूलों को सप्लीमेंट पाउडर भी दिया जाता है, लेकिन इसकी शुद्धता पर भी सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। एग्जैक्ट संज्ञान में बहुत कम स्कूल थे सर जहाँ से हुआ कि या तो स्कूल बंद रहा होगा उस डेट को, जो भी, तो एक वैसे प्रॉपर अभी ये भी पता नहीं सर स्कूलों में है कि खाली अभी इसको देखना पड़ेगा सत्यापन रिपोर्ट की स्कूलों में बैलेंस था कि नहीं, क्योंकि हमें किसी विद्यालय से ये नहीं मिला सर कि हमारे पास एक्सपायर बचा हुआ है और हम पिलाना है, ऐसा किसी और उन्हें ऑफिशियल कोई रिपोर्ट नहीं है। एक तो जो अभी मैंने अपने महानिदेशक महोदय को पत्र भेज दिया है, इसकी जो रिपोर्ट आज प्रकाशित हुई है इसमें आख्या भी आपको भी दिखा दूंगा कि हमने साफ लिख दिया सर कि एक तो उसको जो हमारी सप्लाई जो एजेंसी है उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक माह पूर्व कम से कम इस सामग्री को विद्यालयों में पहुंचा दे और टीचर को अवश्य बता दे कि एक्सपायरी डेट इसकी ये है, इससे पहले बच्चों को खिलाया जाए। हालांकि हमारे सारे शिक्षक अच्छे ढंग से उसको अवेयर हैं कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या होती है, तो स्कूल लेवल पर हमें नहीं लगता सर किसी टीचर ने ऐसा किया होगा। गैरसैंण उत्तराखंड के ग्रीष्मकालीन राजधानी अपनी नैसर्गिक सुंदरता के लिए जानी जाती है और इस बार योग दिवस पर योग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। योग महोत्सव पर विशेष तौर पर 10 देश के राजदूतों को आमंत्रित किया गया है। योग महोत्सव की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। योग दिवस को लेकर भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने साफ तौर पे कहा है कि योग को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस प्रकार से प्रदेश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, उनके गैरसैंण का नाम वैश्विक पटल पर आएगा। साथ ही उस जगह पर योग करने से लोग आनंदित भी होंगे। देखिए, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी राज्य को एक नई पहचान मिले और हर क्षेत्र में इस दिशा में वो लगातार काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने योग को विश्व स्तर पर एक नई पहचान देने का काम किया है और योग के माध्यम से उत्तराखंड राज्य को भी एक विश्व भर में और देश भर में एक पहचान मिले और अपनी नैसर्गिक सौंदर्य के लिए जाने जाने वाला हमारे उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है, वहाँ पर सरकार की पहल से योग दिवस के अवसर पर योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है और जिसमें 10 देशों के राजदूत होने की शामिल होने की संभावना है। तो निश्चित रूप से हमारे राज्य को और गैरसैंण को एक नई पहचान विश्व स्तर पर भी मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा गैरसैंण को एक अच्छे उसके साथ आगे बढ़ाने का हमेशा प्रयास किया है और उसी के तहत गैरसैंण में अगर योग शिविर आयोजित हो रहा है और वहां पर 10 देशों के राजदूत शामिल हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से गैरसैंण को भी और राज्य को एक नई पहचान देने का काम किया जा रहा है। इसके लिए हम प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री कैंची धाम मेले की सुगम यातायात व्यवस्था के दृष्टिगत नैनीताल पुलिस द्वारा डायवर्जन प्लान जारी किया गया है। इस दौरान एसएसपी नैनीताल प्रहलाद मीणा ने आम जनता, श्रद्धालु और सैलानियों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग इस ट्रैफिक प्लान का पालन करें, जिससे परेशानियों से बचने में उन्हें मदद मिलेगी। एसएसपी नैनीताल ने कहा है कि 14 और 15 जून को कैंची धाम मेले में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, इसलिए नैनीताल पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी किया है, जिसमें 14 और 15 जून को नैनीताल और कैंची धाम में किसी भी प्रकार से 2 व्हीलर्स को चलने में अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त कैंची धाम के लिए शटल सेवा शुरू की गई है, शटल सेवा जो है वो शुरू की गई है, जिसमें सभी लोग शटल सेवा का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही नैनीताल से कैंची धाम या फिर कैंची धाम के लिए दूसरे मार्गों से आने वाले प्राइवेट वाहनों को कोई एंट्री नहीं दी जाएगी। नैनीताल एसपी ने कहा है कि जिन लोगों को आवश्यक कार्यों के लिए दूसरी जगहों पर जाना है, वह समय रहते हुए ट्रैफिक प्लान को देखकर अपनी यात्रा शुरू करें ताकि समय से अपने स्थान पर पहुंच सकें। 15 जून को जो कैंची में कैंची मेला होने वाला है, उसके मद्देनज़र
नैनीताल पुलिस के द्वारा एक ट्रैवल प्लान जारी किया गया है, जिसमें कुछ शटल सर्विसेज की जो संचालन के बारे में बताया गया, पार्किंग्स के बारे में बताया गया। इसके साथ ही डाइवर्जन प्लान है, उसको भी हम लोगों ने जारी किया। तो जो श्रद्धालु कैंची धाम आना चाहते हैं या पहाड़ की यात्राएं करना चाहते हैं, वो नैनीताल जिले में आने से पूर्व जो हमारा डाइवर्जन प्लान है उसको ठीक से देख लीजिए। ऐसे जितने भी टूरिस्ट हैं जिनको कैंची के अलावा अल्मोड़ा, बागेश्वर, कौसानी, रानीखेत या पिथौरागढ़ की तरफ जाना है, वो भीमताल से ही डाइवर्ट कर दिए जाएंगे और भीमताल से खुटानी, पदमपुरी होते हुए उनको पहाड़ की यात्राएं करनी है। इसके अलावा जो कैंची धाम के लिए जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको शटल सर्विसेज से हम कैंची धाम लेके जाएंगे, वहाँ से वापस शटल में पार्किंग एरिया में छोड़े जाएंगे। नैनीताल जो टूरिस्ट आ रहा है उस नैनीताल वाले टूरिस्ट को नैनीताल से शटल सर्विसेज लेनी है और वापस नैनीताल तक उनको शटल से ही छोड़ा जाएगा। कोई भी प्राइवेट व्हीकल नैनीताल से 14 और 15 तारीख को कैंची धाम के लिए अलाउ नहीं है। इसके साथ साथ जिन लोगों की 14 या 15 तारीख को ट्रेन या फ्लाइट्स हैं, वो लोग भी अपनी यात्राएं इस हिसाब से प्लान करें कि डाइवर्जन प्लान आप पहले देखिए और उसी हिसाब से आप एक सेफ टाइम लेके चलिए, क्योंकि पहाड़ से जो लोग आने वाले हैं उनके लिए भी खुटानी, पदमपुरी, भीमताल वाला रास्ता डाइवर्ट करने के बाद में बताया गया है। तो उसी रास्ते से उनको यात्राएं करनी है, तो आप समय से निकलें ताकि अपने फ्लाइटें और आप ट्रेन पकड़। इसके साथ जितने बाइकर्स नैनीताल आने वाले हैं या कैंची धाम की तरफ आने वाले हैं, हम आप सबको अवगत कराना चाहते हैं कि 14 और 15 तारीख को सभी प्रकार के 2 व्हीलर वाहन नैनीताल जनपद में प्रतिबंधित किए गए हैं। आप 2 व्हीलर से ना नैनीताल आ सकते हैं, ना ही कैंची धाम जा सकते हैं। स्थानीय जो निवासी हैं वो स्थानीय काम से अगर इधर उधर जाते हैं तो अपना आई कार्ड अपने साथ में रखें। कोई ऐसे सरकारी कर्मचारी जो सरकारी कार्य से इधर उधर 2 व्हीलर यूज कर रहे हैं तो वो भी अपना आई कार्ड साथ में रखें ताकि उनको अलाउ किया जाएगा। जितने श्रद्धालु कैंची धाम आ रहे हैं उनको हम ये भी बताना चाह रहे हैं कि मंदिर समिति ने इस बार निर्णय लिया है कि आप लोग जो हैं 14 तारीख को अगर आते हैं तो 15 तारीख को दर्शन पूजा के बाद में जो प्रसाद वितरण का कार्य है वो शुरू होगा और जो प्रसाद 15 जून को मिलने वाला है वो 16, 17, 18 जून को भी वितरित किया जाएगा। अतः आप 15 से लेकर 18 तक किसी भी दिन में अगर कैंची धाम में दर्शन करते हैं तो आपको पूजा का प्रसाद और जो पूजा का आशीर्वाद है वो मंदिर समिति के द्वारा दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने एक बार फिर मीडिया की भूमिका पर ही सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी पर कांग्रेस के विधायक ने कहा कि प्रदेश में अवैध खनन को लेकर बीजेपी के ही सांसद सदन के भीतर बयानबाजी करते हैं, लेकिन मीडिया उसे बताने की बजाय चुप रहता है। लेकिन कांग्रेस के अगर किसी नेता ने कुछ अपनी ही पार्टी के नेताओं के लिए बोला तो मीडिया उसे तिल का ताड़ बनाना शुरू कर देता है, जो सही नहीं है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि कांग्रेस से ज़्यादा बीजेपी के नेताओं में बयानबाजी चल रही है और जिस प्रकार से ये बयानबाजी हो रही है वह कांग्रेस से ज़्यादा भाजपा के लिए गंभीर विषय है। कि राष्ट्रीय नेतृत्व तो समय समय पर प्रदेश के जो कांग्रेस के साथी हैं उनको आमंत्रित करते हैं, प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में वहाँ पर विचार विमर्श होता है, तदनुसार आगे जो है हमारा मार्ग भी प्रशस्त किया जाता है। आपने कहा कि बयान, देखिए कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है और हमारे साथियों ने अपनी बात कही है तो मैं समझता हूँ बात कहने में कोई गुरेज नहीं है। अरे भाई बीजेपी से तो कम है, वहाँ तो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने लोकसभा में कह दिया, पूरे देश के अंदर ये संदेश दे दिया कि उत्तराखंड राज्य के अंदर अवैध खनन हो रहा है। उसका तो आप लोग कुछ कहते नहीं, उसमें तो आप चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। कांग्रेस के हम साथी हैं, कोई बात कहते हैं उसको आप कहते हैं ये बहुत बड़ी बात, तो आप भी जरा तिल का ताड़ कम बनाया करो। वहीं हरिद्वार में आगामी कांवड़ मेले को लेकर पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में है। इस कड़ी में एसपी सिटी ने होटल व्यवसायियों और व्यापारियों के साथ अहम बैठक की। प्रशासन ने व्यापारियों से मेले के दौरान सहयोग की अपील की ताकि कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। हालांकि बैठक में कुछ व्यापारियों ने अचानक बुलावे और अतिक्रमण के नाम पर हो रही कार्रवाई को लेकर नाराजगी भी जाहिर की। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि नोटिस दिए बिना चालान काटे जा रहे हैं, जो कि सरासर अन्याय है। बावजूद इसके उन्होंने प्रशासन को भरोसा दिलाया कि वह हर साल की तरह इस बार भी सहयोग के लिए तत्पर रहेंगे।
बेसिकली जो हमारा आगामी कांवड़ है यात्रा 2025 है, ये 11 जुलाई से प्रारंभ होकर 23 जुलाई तक इसमें चलना है। इसके परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर जो हमारा होटल एसोसिएशन है हरिद्वार नगर में और हमारे व्यापार मंडल है, विभिन्न व्यापार मंडल कनकल, ज्वालापुर, हरिद्वार और हरिद्वार, हरकी पैड़ी, भूपत वाला क्षेत्र के सभी के अध्यक्ष और इनके पूरे बॉडीज को आप बुलाकर इनके से वार्ता की गई, क्योंकि आप सभी लोगों का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है इस मेले में। इस कारण से वार्ता की गई। आप लोगों के जो भी सुझाव आए हैं उन सुझावों पर जो है हम लोगों ने चर्चा की है। इस सुझावों को हम आगे अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराएंगे और ये मेला शांतिपूर्वक सकुशल संपन्न हो, इसके लिए बैठक आएगी। बिल्कुल नहीं, कभी अगर ऐसा कोई दृष्टांत आया है तो आप अवश्य करें। जो एसपीओ बनाए जाएंगे वो थाने के माध्यम से पूर्ण जानकारी वेरिफिकेशन के बाद ही बनाए जाएंगे, ताकि क्योंकि एसपीओ एक महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी है, उसमें अगर वेरिफिकेशन के बिना अगर कोई आपके संज्ञान में होगा या हमारे संज्ञान में आएगा तो तत्काल उस पर कार्रवाई करेंगे। मैं इसमें यह कहना चाहूँगा कि एक तो जल्दीबाजी में मीटिंग आयोजन किया गया, दूसरा एसपीसीटी साहब ने मीटिंग बुलाई, उसमें हमारा यही कहना है कि पुलिस वैसे व्यवस्था सही कर रही है, लेकिन जो बात बात में चलान है, जो बात बात में चलान करती है, हमने उसका अपना विरोध जताया है और हमने कहा है कि चलान न करके आप नोटिस दें। चलान का हमने पहले, क्योंकि एक बार चलान कर दिए, अब थोड़ा सा आदमी अपनी लिमिट में आ चुका है, लेकिन अब आगे के लिए ज़्यादा कब किसी की क्या बात है क्या नहीं है, तो आदमी नोटिस दे, चलान ज़्यादा ना करे। और कांवड़ की व्यवस्था के लिए जो शिकायतें अदर विभागों से होती है, हमारी जल संस्थान से है, पीडब्ल्यूडी, जो हमारी यहाँ की हमारी जो संस्थाएं हैं, वो यहाँ पर जो हमारे सहयोगी संस्थाएं हैं, हरिद्वार को सिंचाई। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए बन रही है हमारे साथ।